वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आरसीसी स्लैब रिइंफोर्समेंट के बारे में डिटेल में समझेंगे। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि स्लैब में अलग-अलग तरह के रिइंफोर्समेंट जो है बार यूज किया गया है, जैसे एक्स्ट्रा टॉप बार, क्रैक बार, मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार एंड एक और चीज है जो कवर ब्लॉक है। उसका हम लोग एक-एक इम्पोर्टेंट ये जो भी चीज है, एक-एक चीज हम उसका इम्पोर्टेंस समझेंगे कि क्यों ये यूज किया गया स्लैब में। बहुत से सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट और साइट इंजीनियर के मन में ये सवाल होता होगा कि इन सभी बार का क्यों प्रोवाइड किया गया है और इनका फंक्शन क्या है, और IS 456 के अनुसार इनकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। आज आज की इस वीडियो में हम एक एक बार को बहुत से आसान भाषा में समझेंगे, साथ ही जानेंगे कि साइट पर एनफोर्समेंट कैसे आइडेंटिफाई की जाती है और डिजाइन के दौरान किन IS 456 प्रोविजन का ध्यान रखा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो इस फोटो में आप डिटेल देख सकते हैं कि क्रैक बार, एक्स्ट्रा बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, मेन बार। जो क्रैक बार यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो क्रैक लेंथ, ये जो इंक्लाइन पोर्शन है, ये एक्चुअली फ्रंट व्यू है स्लैब के रेनफोर्समेंट डिटेलिंग का। ओके, तो जो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग है, जैसे ये क्रैंक बार है, दिस इज क्रैंक बार और दिस इज द मेन बार। और जो क्रैंक बार जो हम लोग यूज करते हैं, वो उसका जो एंगल होना चाहिए, जनरली वो लाइज करना चाहिए 25 डिग्री पे, 25 से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ओके, और इसका जो लेंथ होना चाहिए, जो क्रैक लेंथ होना चाहिए, इस बार को हम लोग क्रैंक लेंथ बोलते हैं, जो 0.4D होना चाहिए। 0.D यहाँ पे क्या है, डायमीटर ऑफ द मेन बार। ओके, और ये कवर ब्लॉक जो है हम लोग जनरली यूज करते हैं स्लैब में। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे कवर बार का भी जो कवर ब्लॉक जो है, इसका भी एक अलग अलग इम्पोर्टेंस है। इसका जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपोजर से बचाते हैं, जैसे कि क्या होगा कि डायरेक्टली क्या हो, रेनफोर्समेंट पे, रेनफोर्समेंट जो है डायरेक्टली उस पे क्या हो, हीट ना हो, वाटर से कांटेक्ट ना हो। दैट्स वाई, क्योंकि अगर लगेगा तो सिंपल सा बात है, क्या होगा कि रेनफोर्समेंट जो होगा वो क्या होगा, कोरोजन उसमें स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल। तो इसलिए हम कवर बार यूज करते हैं। अब आते हैं एक एक बार के बार जो है उसका हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि और उसका फंक्शन यूज करते हैं। फंक्शन भी हम जानेंगे कि क्यों हम मेन बार दे रहे हैं। मेन बार जो होता है, ये क्या होता है, बॉटम रेनफोर्समेंट होता है ना। एक वीडियो में दिखाऊंगा आगे जाके, जिसमें आप अच्छे से समझ जाइएगा कि ये मेन बार और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बार और क्रैंक बार जो है, उसके बाद टॉप बार है, एक एक उसमें वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मेन बार का जो पर्पस है हम लोग यूज करते हैं, जो बॉटम रेनफोर्समेंट होता है, ये जो मेन टेंसाइल फोर्स होता है ड्यू टू द बेंडिंग, उसको क्या करता है, वो कैरी करता है। और ये जनरली क्या होता है कि शॉर्टर स्पेन डायरेक्शन में यूज करते हैं। ओके, शॉर्टर डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि स्लैब है जिसका क्या है कि विथ है उसका 3 मीटर और उसका लेंथ क्या है, 5 मीटर है। तो मेन बार जो प्रोवाइड करते हैं वो शॉर्टर स्पेन डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। बिकॉज इसका रीजन क्या है कि बेंडिंग जो मोमेंट होता है ना, बेंडिंग जो होता है इज लार्जर इन द शॉर्टर स्पेन एज कंपेयर टू द लार्जर स्पेन। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मेन बार प्रोवाइड करते हैं उसको शॉर्टर स्पेन में क्या करते हैं, हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और जनरली क्या होता है कि बॉटम में होता है और मिड स्पैन में होता है। क्लियर। अब स्पेसिंग की बात करते हैं। IS 456 2000 क्लॉज में जो दिया हुआ है, स्पेसिंग जो होता है इसका, जो मेन बार का होता है, 3D से मिनिमम होना चाहिए। इट्स स्पेसिंग शुड बी लेस देन मिनिमम ऑफ 3D एंड 300 mm। क्लियर। डी यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब है। क्लियर। जनरली इफेक्टिव डेप्थ सपोज मान लेते हैं कि 120 mm है, तो जो जो आएगा हमको कितना स्पेसिंग कितना होता है, 3D, दैट्स मीन्स 360 mm वो स्पेसिंग हम लोग प्रोवाइड करेंगे जो मेन बार में है। ये हम लोग एक एक चीज को क्लियर करेंगे। ओके, ये याद रखेंगे
और हम जब जनरली जो साइट होता है ना, हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। अब प्रैक्टिस में जब हम मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 300। ओके, तो इन दोनों में जो मिनिमम होगा ना, वही हम यूज करेंगे। ओके, तो 360 आ गया इफेक्टिव डेप्थ। सपोज मान लेते हैं कि इफेक्टिव डेप्थ जो है 120 है और मैक्सिमम स्पेसिंग 300 है, तो इन दोनों में से लेस कौन हुआ, दैट्स मीन्स उन दोनों में से 300 वो स्पेसिंग हमको क्या करना होगा, प्रोवाइड करना होगा। इन प्रैक्टिस में क्या करते हैं कि 100 120 150 एंड 200 क्या करते हैं हम लोग, जनरली साइड पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, पर वो डिजाइन गलत है। क्लियर। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का बार का। डिस्ट्रीब्यूशन बार जनरली क्या होता है कि ये क्या होता है कि परपेंडिकुलर टू द मेन बार होता है। क्लियर। और इसका पर्पस क्या होता है, कंसंट्रेटेड लोड क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। कोई भी लोड आएगा स्लैब पे, वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। टेम्परेचर स्टेज मान लेते हैं कि क्या होता है, स्लैब जो होगा, अगर जनरली क्या होता है कि टेम्परेचर वेरिएशन जो होता है इन्वायरमेंट का, उससे क्या होगा, कंक्रीट पे इफेक्ट आएगा। तो वो जो टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा स्लैब पे, वो क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। श्रिंकेज, क्रैक जो होता है, जनरली क्रैक जनरेट होता है स्लैब में, उसको भी क्या करता है, वो रेसिस्ट करता है। और ये मेन बार को क्या करता है, एक पोजीशन पे होल्ड करता है। क्लियर। इंप्रूव द लोड शेयरिंग, और क्या करता है कि लोड शेयरिंग में क्या करता है, इंप्रूवमेंट लाता है। क्लियर। और समहाउ क्या करता है कि थोड़ा सा क्या करता है, ये बेंडिंग मोमेंट को भी क्या करता है, ये कैरी करता है। पर बेंडिंग मोमेंट जो कैरी करता है वो जनरली मेन बार को ही हम वो करते हैं। अब इसका मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होना चाहिए, मिनिमम ऑफ द 5D और 450, जो इन दोनों में मिनिमम होगा उसको हम प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। जैसे एग्जांपल एग्जांपल जैसे हम लोग मेन बार में किए थे, वही सिंपल सा बात है। अब जो क्रैक बार होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम बेंट अप बार भी बोलते हैं। द क्रैक बार जो इज द बेंट अप अपवर्ड नियर द सपोर्ट। क्लियर। अब हम एक एक से नियर द सपोर्ट, सपोर्ट जहां पे होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि अ, देखिए, जो क्रैक बार यहाँ पे यूज किया गया है, ये सपोर्ट है, नियर द सपोर्ट हम लोग क्या करते हैं, क्रैंक बार का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके। अब इसका पर्पस क्या है, क्रैंक बार हम लोग यूज क्यों करते हैं। क्रैंक बार जो होता है, इसका मेन पर्पस होता है कि जो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, जनरली क्या होता है ना, जो स्लैब होता है, स्लैब के सपोर्ट में क्या होता है, निगेटिव मोमेंट होता है, और बीच में मिड पॉइंट पे देखेंगे तो वहां पे पॉजिटिव मोमेंट होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है ना। तो उस निगेटिव मोमेंट को पियर करने के लिए और रेसिस्ट करने के लिए वहां पे हम लोग क्रैंक बार का, क्रैंक जो बार होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये क्या करता है कि शेयर रेसिस्टेंट को भी क्या करता है, इंप्रूव करता है, जो स्लैब का होता है। और एडिशनली क्या होता है, ये रिड्यूस एडिशनल टॉप रेनफोर्समेंट इन द ओल्डर डिजाइन। जनरली क्या होता है, इन ओल्डर डिजाइन में क्या करते थे कि हम लोग टॉप बार यूज करते हैं, पर ये क्या कर दिया, इसकी यूज करने से, क्रैंक बार को यूज करने से क्या होता है कि मतलब हम लोग वो टॉप बार का उतना ज्यादा यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ओके। और ये प्रोवाइड एंकरेज। ओके। इन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मेनी इंजीनियरिंग डू नॉट यूज द क्रैंक बार, instead provide the separate top bar because they are easier to fabricate it and place। ओके। जनरली जो क्रैंक बार होता था ना, वो बहुत मतलब क्या होता है कि पुराने जो जो ओल्ड डिजाइन था उसमें हम लोग यूज करते थे, पर अब क्या करते हैं, हम उसके बदले में क्या करते हैं कि टॉप बार हम लोग यूज करते हैं स्टेट में। ओके। जो टिपिकली क्रैंक बार जो होना, क्रैंक एंगल जो होता है, जो हम लोग बार जो देते हैं, क्रैंक इंक्लिनेशन देते हैं, तो उसका एंगल होना चाहिए 45 और 30 के बीच में। डिपेंड्स ऑन द डिटेलिंग, जो भी डिजाइन होगा उसको उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं एस्टा टॉप बार। एस्टा टॉप बार, एस्टा टॉप बार जो हो गया, दिस बार आर प्लेस ओवर द सपोर्ट, सपोर्ट के ओवर में देते हैं। फिगर में हम लोग क्लियर करेंगे। और इसका मेन पर्पस जो होता है कि नियर द सपोर्ट द टॉप ऑफ द स्लैब इन द टेंशन। जनरली क्या होता है कि जो टॉप ऑफ द स्लैब इन द टेंशन, जहाँ पे किसी भी स्लैब में टेंशन जहाँ पे ज्यादा होगा, वहां पे हम उसके टॉप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसका भी वही काम है जो क्रैंक बार का था, ये भी निगेटिव मोमेंट क्या करते हैं, निगेटिव मोमेंट रिड्यूस करता है, रेसिस्ट करता है, प्रिवेंट क्रैकिंग, इंक्रीज द स्टिफनेस एंड ड्यूरेबिलिटी को भी क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। अब लेंथ जो है,
अब इसका लेंथ कितना होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द आईएस डिटेलिंग रिकमेंडेशन द एक्सटेंशन इज कॉमनली 0.5L और 0.3L फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। क्लियर? डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट कंडीशन एंड द डिजाइन। अब आइए कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक का जो जनरली यूज होता है, जो कवर ब्लॉक जो होता है, मेंटेन द रिक्वायर्ड कंक्रीट कवर। इसका मेन पर्पस होता है कि हम लोग क्या कर ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि स्टील के कोरोजन के क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। फायर रेसिस्टेंस में भी क्या करता है। अब मान लेते हैं कि अगर कवर ब्लॉक नहीं देंगे तो डायरेक्टली क्या होगा कि स्टील जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली कांटेक्ट हो जाएगा एयर से। अगर एयर से हो जाएगा वो दिखेगा तो सिंपल सा बात है कि उसमें कोरोजन हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि समहाउ एनी हाउ अगर फायर अगर बिल्डिंग में कैच करता है तो वो डायरेक्टली क्या होगा, रेनफोर्समेंट क्या होगा, वो कांटेक्ट में आ जाएगा फायर। फिर वो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, एज कम्पेयर टू द कंक्रीट क्या होता है, कम होता है। तो क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा, तो बिल्डिंग कोलैप्स होने का ज्यादा चांस होता है। और इंश्योर द प्रॉपर बॉन्ड, इसका मेंटेन द करेक्ट रेनफोर्समेंट पोजीशन। और इसका जो सिंपल सा बात है कि ये जो पोजीशन जो होता है वो क्या करता है, रेनफोर्समेंट का वो मेंटेन किए हुआ रहता है। मिनिमम जो कवर है एज पर IS 456 15 mm और द बार डाया, जो दोनों में जो ग्रेटर होगा ना, क्या होगा, हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे 8 mm बार होगा, कवर हमको 15 mm देना है। 16 mm बार होगा तो कवर हमको 16 mm का देना है, जो उसमें से ज्यादा होगा। ओके, अब आते हैं डेवलपमेंट लेंथ। देखो, बार जो होता है एक सिंपल, एक जो इम्बेडेड होना चाहिए, एक प्रॉपर इम्बेडेड होना चाहिए, ताकि वो पकड़े रहे, वो कंक्रीट जो है उस रेनफोर्समेंट को पकड़े रहे एक प्रॉपर स्ट्रेंथ से, है ना, फुल स्ट्रेंथ से उसको क्या करे, पकड़े रहे। लेकिन उसको कितना इम्बेड करना, इम्बेड का मतलब क्या होता है, उसको पेनिट्रेट करना होता है ना, कितना वो कंक्रीट में वो पेनिट्रेट मतलब वो इम्बेडेड होगा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है 5σ/4 टाउ BD। और जो होता है जिसमें कि 5 जो होता है बार डाई होता है, सिग्मा स्ट्रेस इन द स्टील होता है, और टाउ BD जो होता है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस होता है ना। अब कुछ टेबल है, टिपिकल रेसिडेंशियल स्लैब जो हम लोग रेनफोर्समेंट यूज करते हैं। स्लैब थिकनेस होगा तो टिपिकल वैल्यू जो होना चाहिए किसका, डेवलपमेंट लेन का 100 से 150। ये साइड में जनरली जो होता है ना यूज करते हैं हम लोग। मेन बार 100। स्लैब जो थिकनेस होना चाहिए, देखो सॉरी मैं गलत बोला यहाँ पे, जो टिपिकल रेसिडेंशियल स्लैब जो रेनफोर्समेंट होता है वो अब स्लैब थिकनेस की बात करें तो 100 से 150 mm। ओके, अगर कहीं पे स्लैब डिजाइन हो रहा है तो स्लैब का जो थिकनेस होना चाहिए 100 से 150 mm के बीच में होना चाहिए। ओके, मेन बार जो यूज करते हैं, मेन बार का डाया होता है जनरली हम लोग प्रैक्टिकली भी 100 से 10 से और 12 mm के आके बीच में कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार भी जो होना चाहिए 8 और 10 mm के, या आइदर 8 mm यूज करो या 10 mm यूज करो, ये थंब रूल है। ओके, मेन बार का स्पेसिंग 100 से 150 mm हम जनरली देते हैं इन दोनों के बीच में। डिस्ट्रीब्यूशन बार का भी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग जो होता है मेन बार के स्पेसिंग से क्या होता है, तुमको क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, कवर जो होता है 15 से 20 mm, ये थंब रूल है। ओके, तो जब भी तुम स्लैब डिजाइन करने जा रहे हो तो ये चीज जनरली तुमको देखना होगा, एज ए साइट इंजीनियर तुमको ये चीज देखना होगा। क्लियर? अब आते हैं, अब ये वीडियो है जिसमें का पूरा का तुमको क्लियर हो जाएगा। ओके, कि स्लैब का देखो यहाँ पे जो अभी जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो क्या है, मेन बार है। ओके, देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ये जो है मेन बार है। मेन बार को ही हम लोग क्या करते हैं, क्रैंक कर देते हैं, मतलब उसी को हम इंक्लाइन कर देते हैं, उसी को टेढ़ा कर देते हैं। ओके, एडिशनली हम नहीं करते हैं, मेन बार को ही हम लोग क्या करते हैं, क्रैंक बार में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। कहाँ पे, सपोर्ट पे। क्यों करते हैं, ताकि वो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्या करे, वो बियर करे, रेसिस्ट करे। कब, जब वो सपोर्ट पे रहता है, क्योंकि सपोर्ट पे क्या होता है, वो निगेटिव मोमेंट होता है, तो इसलिए हम लोग क्रैंक बार यूज करते हैं। ओके, स्टार ड्रॉप बार का भी जो फंक्शन होता है यही होता है, टू रिड्यूस द निगेटिव बेंडिंग मोमेंट। अब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। आप यहाँ पे पिक्चर से क्लियर हो जाएगा, जो मेन बार का जो स्पेसिंग है ना, मेन बार का स्पेसिंग कितना था, 3D और 300 दोनों में से जो लेस था वो हमको यूज करना है।
डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग कितना 5D और 450 mm, जो दोनों में से लेस होगा यूज वो यूज करेंगे। तो मेन बार का जो स्पेसिंग है और डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग है, दोनों में फर्क है। डिस्ट्रीब्यूशन बार का स्पेसिंग में आप यहाँ पे पिक्चर में देखोगे कि वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्पेसिंग बिटवीन द मेन बार। क्लियर? इस पिक्चर में क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, मेन बार हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? मेन बार, ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मेन बार। अब स्पेसिंग जो है मेंटेन किया जाता है, ऐसा नहीं कि ऐसे हम लोग क्या करें उसको रेनफोर्समेंट हम दे दिए। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार का प्रोवाइड किया जाता है जो अबव द मेन बार होता है। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब यहाँ पे क्रैंक किया गया है, ये पोर्शन में क्या हुआ, क्रैंक किया गया है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। क्लियर? जहां पे सपोर्ट होगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस सपोर्ट पे, सपोर्ट के नियर हम लोग क्या करेंगे, क्रैंक है। देखो ये क्रैंक, क्रैंक प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके ना? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, और इसका मेन पर्पस है ताकि वो निगेटिव मोमेंट को क्या करे, वो बियर करे। और देखो यहाँ पे इस पिक्चर में आपको क्लियर होगा, जो क्रैंक किया जा रहा है वो किसका किया जा रहा है, जो नीचे वाला बार है। नीचे वाला बार कौन सा है, मेन बार है। उसी को क्या करते हैं, क्रैंक किया जाता है। ओके, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे इस पिक्चर में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो मेन बार है उसको हम लोग क्रैंक कर रहे हैं। क्रैंक का जो जनरली हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे कि क्यों हम प्रोवाइड करते हैं क्रैंक बार। ओके, देखो यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट, देखो यहाँ पे जो सपोर्ट है वहीं पे प्रोवाइड कर, उसके नियर बाई हम लोग क्या करें, क्रैंक बार का यूज करें। सिंपल। आप इस वीडियो को अगर ध्यान से देखते हो तो कहीं भी स्लैब का जो डिजाइन होगा वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्लैब का जो नॉर्मली क्या होता है, डिजाइन होता है। इसलिए आप, यानी आप भी चेक कर सकते हो। अगर आपको बेसिक नॉलेज है, जो एक टेबुलर फॉर्म में मैंने दिया था उस टेबल से आप जाके मैच कर लोगे, थिकनेस कितना होना चाहिए, मेन बार जो होता है उसका डाया कितना होना चाहिए, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसका डाया कितना होना चाहिए। तो इससे आपको एक बेसिक कम से कम चेक कर लोगे। ओके, कि जो वर्क हो रहा है साइड पे वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो फुल क्या हुआ, फुल डिस्ट्रीब्यू ये रेनफोर्समेंट डिटेलिंग जो है स्लैब का, अभी आपको समझ में आएगा यहाँ पे। क्लियर? तो अभी हमने स्टडी किया है। हाँ, जो भी रेनफोर्समेंट बार जो यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के जो रेनफोर्समेंट यूज करते हैं स्लैब में, एक एक चीज का हमने डिटेल और आसान भाषा में हमने समझा कि क्यों ये प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? और कितने टाइप के जो होता है रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं स्लैब में, ये आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज हो गया। आई होप इस वीडियो से आपको पूरा अच्छे से नॉलेज हो गया। एक प्रैक्टिकली जो एज ए साइट इंजीनियर जो है, तो उसको मतलब अच्छे से ये सब बेसिक नॉलेज होना चाहिए।
कि जो मेन बार है उसका स्पेसिंग कितना होना चाहिए एज पर IS 456, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो उसमें कितना स्पेसिंग होना चाहिए, उसका डाय कितना होना चाहिए, जो स्लैब हम बना रहे हैं उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, जो क्रैंक बार है उसका एंगल कितना होना चाहिए, उसका लेंथ कितना होना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने रेनफोर्समेंट डिटेल के बारे में हमने क्या किया, रेनफोर्समेंट डिटेलिंग ऑन द स्लैब हमने अच्छे से उसको क्लियर किया। हर एक पार्ट को हमने कवर अप किया कि कितने भी टाइप के जो रेनफोर्समेंट यूज करते हैं हम लोग स्लैब डिजाइन में, हमने एक एक चीज को हमने बहुत ही इजी वे से समझा। तो ये हमारा चैनल है और इस चैनल को फॉलो कीजिए, इसमें आपको पूरा का पूरा बेसिक जो है सिविल इंजीनियरिंग का थ्योरेटिकल और जो भी है साइट, आपको एक एक वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।